नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक प्रकार का क्विक रिवीजन इन वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। सारी क्लासें लगभग आपको जितनी संभव हो सकेगी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे हैं और हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है दोस्तों। ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जहाँ भी रहती है वो काम आने वाली वीडियो है दोस्तों। और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम टेक्निकल वैकेंसी की हर प्रकार की अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें और हरियाणा एएलएम के लिए तो बिल्कुल स्पेशल रहने वाले, क्योंकि एग्जाम नज़दीकी है दोस्तों और हर तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए करवाए जा रहे हैं दोस्तों। 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यानी इनमें एक वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन है, 10 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन में लगभग 2-3 क्वेश्चन छुपे हैं दोस्तों। एकदम बिल्कुल नोट्स है, निचोड़ है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ में एक्सप्लेन भी धीरे धीरे इनको थोड़ा बहुत करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम नॉलेज आपको मिले। अगर आप इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर डाल दी गई दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों कर ही लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। या जो भी मान लो लाइक कर देना, और जो भी अपना डाउट हो, वीडियो आपको कैसी लगी, अगर और आपको वीडियो चाहिए तो इनसे संबंधित मतलब कैसा आपका रिव्यू है इसके बारे में मुझे बताना कमेंट में। तो हम एक लाइन में जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे और मैक्सिमम में क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। प्रतिरोध का प्रतीक यहाँ पर बताया गया आर, यानी ये सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे अब की बार 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आएगी, उसमें से लगभग 50%, तो ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में कोई लेवल ऐसा नहीं होता कि हार्ड होता है या एकदम सिंपल होता है, मिक्स लेवल होता है। तो इन जो वीडियो आपको एक क्विक रिविजन करवाएंगे 70% पूरा, और हर तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो प्रतिरोध का प्रतीक आर मात्रक ओम है और ओम का प्रतीक ओमेगा है, यानी 3 क्वेश्चन छुपे हैं एक लाइन में। प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का प्रतीक आर होता है, यानी क्वेश्चन है सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देने पर आंसर बदल जाते हैं, उत्तर सारे सिस्टम बदल जाते हैं। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध का प्रतीक आर और प्रतिरोध का मात्रक ओम और ओम का प्रतीक ओमेगा। ओमेगा का साइन इस प्रकार होता है दोस्तों, ओमेगा का। और प्रतिरोध का विपरीत होता है चालकता। तो चालकता का यानी विपरीत होने के कारण ओमेगा का जो चालकता का चिन्ह है वो किस प्रकार होता है, इस प्रकार उल्टा हो गया, यानी विपरीत तो करना है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के कुछ प्रभाव है। कुल 5 प्रभाव होते हैं धारा के। ऊष्मीय प्रभाव हो गया, एक होता है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव, एक होता है गैस आयनीकरण। ऊष्मीय प्रभाव की खोज दोस्तों किसने की थी? जूल ने की थी। ऊष्मीय प्रभाव यानी जब किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं ऊष्मीय। जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, विद्युत केतली हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, अपना जो हेयर ड्रायर होता है, जो भी उसमें उपकरण होते हैं यानी लैंप हो गया, ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा पैदा होती है, इसको क्या बोलते हैं? धारक ऊष्मीय। और बात करें चुंबकीय की, चुंबकीय प्रभाव कौन सा होता है? जैसे अपने एसी मोटर है, डीसी मोटर है, ट्रांसफार्मर है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। जब किसी धारावाही चालक में से या किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं दोस्तों। और रासायनिक प्रभाव किसको बोलते हैं? सेल या बैटरी, यानी जब किसी रासायनिक विलयन में से धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उसके आयन है वो आपस में विभक्त हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धारा का रासायनिक प्रभाव। और अब है जैसे किरण प्रभाव। किरण प्रभाव धारा का होता है उच्च जैसे फ्रीक्वेंसी, उच्च फ्रीक्वेंसी और उच्च मान की धारा या सप्लाई को जब निर्वात नलिका, शून्य नलिका में प्रवाहित करवाते हैं तो उसमें क्या है? एक किरणों का आयनीकरण हो जाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? जैसे शल्य चिकित्सा क्या, ये जो एक्सरे होता है अपना चिकित्सा उपकरण में एक्सरे, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों इसमें किरण प्रभाव का, यानी चिकित्सा क्षेत्र में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे में किया जाता है किरण प्रभाव का। उच्च मान फ्रिक्वेंसी वाली धारा होती है वो शून्य नलिका में से प्रवाहित होती है। और गैस आयनीकरण प्रभाव कौन सा होता है दोस्तों? अपना जो फ्लोरोसेंट ट्यूब नलिका होती है उसमें एक सक्रिय गैस भर दी जाती है। सक्रिय गैस जैसे पारा भर दिया जाता है, उसमें सप्लाई देने पर क्या है, उससे जो गैस होती है उसका आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है और अणुओं का विभक्त होने के बाद में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगते हैं, और एक इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं? गैस का आयनीकरण। फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम वेपर लैंप, जितने भी लैंप होते हैं वो गैस आयनीकरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स नहीं रहता दोस्तों। कुछ से साथी तो वीडियो देखते नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समय है ये दोस्तों अपनी जो एलएमएसए के लिए तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? चालक कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। और चालकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार होती है दोस्तों? चालक में 1, 2, 3, 5,
6 और 7 इतने चालक होते हैं चालक की अंतिम परमाणु कक्षा में। और बात करें अर्धचालक की, अर्धचालक में कितने होते हैं दोस्तों? अर्धचालक में होते हैं 4, उसके अंतिम परमाणु की संख्या में 4 होते हैं। और अचालक में कितने होते हैं दोस्तों? अचालक में होते हैं 8, या उसकी अंतिम परमाणु संरचना परमाणु कक्षा वो खाली रहती है, या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन युक्त होती है। चालकों की 1 2 3 5 6 7 इलेक्ट्रॉन युक्त होती है, अर्धचालकों की 4 होती है। अर्धचालक जो अपने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। चालकों की हमने बात की, सबसे बढ़िया चालक कौन सा होता है दोस्तों? चांदी होता है। यानी से पूरी प्रकृति में सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन सा होता है? चांदी होता है दोस्तों। यूरेका और मैग्नीन का प्रयोग प्रतिरोधक बनाने में होता है। यूरेका और मैग्नीन का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में नाइक्रोम धातु है वो प्रयोग की जाती है दोस्तों। इसका ताप गुणांक है वो, यूरेका और मैग्नीन का ताप गुणांक है वो 0 होता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है ये। अचालकों की वोल्टेज सहन सीमा को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसका मात्रक है वो किलो वोल्ट प्रति mm में होता है दोस्तों। इंसुलेशन या अचालक की वोल्टेज सहन सीमा, अधिकतम जो वोल्टेज सहन कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? किलो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं दोस्तों। इसका मात्रक होता है किलो वोल्ट प्रति mm में इसको मापते हैं दोस्तों। जैसे कोई इंसुलेशन हो गया चालक के ऊपर, वो अधिकतम कब तक कितनी वो वोल्टेज सहन कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता होती है, उसके बाद में वो खराब हो जाता है इंसुलेशन उसका, तो वो होती है दोस्तों। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है, एक सारणी बनी हुई है। अगर आप सारणी को जानने के इच्छुक हो तो कमेंट में जरूर बताइए, अगली वीडियो में पूरी सारणी करवाएंगे दोस्तों आपको। बेकलाइट का होल्डर और शिवचांदी बनाने में प्रयोग होता है दोस्तों। बेकलाइट का प्रयोग भंगुर प्रकृति का होता है दोस्तों, अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और होल्डर और शिवचांदी बनाने में विद्युतिक जो एसेसरीज होती है इसको बनाने में इसका प्रयोग होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? प्रमुख अर्धचालक पदार्थों पर हमने बात की थी दोस्तों। प्रमुख अर्धचालक अपनी ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन जो महत्वपूर्ण अपनी ट्रेड के हिसाब से होते हैं उन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और कोई भी अपना टॉपिक छूटने वाला नहीं है, सारी बातें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। 20 श्रेणी का तापमान है वो कितना होता है दोस्तों? 20 श्रेणी का, पूरी श्रेणी हमको बता दूँ 130 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। यानी एक सारणी है Y A E और B, और एक होता है H और C। तो A वर्ग का जो तापमान होता है कितना होता है? 90 डिग्री। और A वर्ग का होता है 105, E वर्ग का होता है दोस्तों 120, और B वर्ग का होता है 130। F का होता है दोस्तों 155 डिग्री सेल्सियस, यानी सभी मान डिग्री सेल्सियस में दोस्तों, ये सभी 155 डिग्री सेल्सियस। और H का होता है 180 डिग्री सेल्सियस, और C का होता है 200 से लेकर के 250 250 मतलब बोल दिया जाता है, या ऊपर 200 से ऊपर भी बोल दिया जाता है। तो यानी इसका ये मतलब क्या है? 90 डिग्री 105 का मतलब क्या है? ये इस वर्ग में जो भी वस्तुएं आती हैं, जैसे सूत, रेशम, सामान्य कागज इसमें आता है। ए में आता है जैसे तेल में भिगा हुआ कागज, और अन्य जो चीज़ें होती हैं वो उसमें आती हैं। एक बड़ी सारणी है दोस्तों, ये भी आपको करवाएंगे अगर इच्छुक हो तो। 90 डिग्री का अधिकतम तापमान सहन कर सकती है। वायु वर्ग में जो आती है वो अधिकतम 90 का सहन कर सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकती, इस प्रकार इसका। और नियतम मान कार्बन प्रतिरोधक का वो 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाई जाती है। कुल 4 प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं दोस्तों। कार्बन, एक तो होता है कार्बन संयोजक प्रतिरोधक, कार्बन संयोजक प्रतिरोधक। एक होता है वायर बाउंड या तार घाव, निमी की भाषा में वायर बाउंड या तार घाव, या इसको बोल दिया जाता है तार कुंडलित। अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों, एक ही प्रकार के होते हैं दोस्तों। और एक होता है जैसे कार्बन फिल्म होता है एक होता है धात्विक फिल्म। इन्हें नोट्स को आप एक अपनी बुक में ज़रूर उतार लेना दोस्तों। अगर एग्ज़ाम के टाइम अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो वीडियो को भी आप देख सकते हो, जल्दी जल्दी डबल स्पीड में करके देख सकते हो दोस्तों। यानी कार्बन फिल्म हो गया, धात्विक फिल्म हो गया, कुल 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से बात होती है कार्बन संयोजक की। तो कार्बन संयोजक होते हैं 2 प्रकार के दोस्तों, एक होता है नियत मान का, एक होता है परिवर्तित मान का। तो नियत मान का 1 ओम से 20 मेगा ओम या कई बार 1 से 22 मेगा ओम मान लिया जाता है। और परिवर्तित मान का होता है दोस्तों 100 ओम से 5 मेगा ओम तक का। अगला अपना क्वेश्चन है, सोल्डर एक मिश्र धातु होती है और प्राय लेड और टिन से बनाई जाती है। नहीं, सोल्डर है वो, आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एल्यूमिनियम के लिए एल का पी नामक सोल्डर प्रयोग किया जाता है। और एल्यूमिनियम के लिए बात करें, एल का पी सोल्डर हो गया। और एल्यूमिनियम के लिए फ्लक्स की बात करते हैं दोस्तों, फ्लक्स तो आयरन नंबर 7 फ्लक्स काम में लिया जाता है। एक होता है स्टीरिन फ्लक्स, आयरन नंबर 7 फ्लक्स सर्वाधिक काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रिशियन के लिए प्राय 60% टिन
और 34% शीशा युक्त सोल्डर उपयुक्त रहता है इलेक्ट्रिशियन वैद्युतिक कार्यों के लिए। कई बार इसका मान है वो 60-40 भी दे दिया जाता है दोस्तों। 60% टिन और 40% शीशा जो वैद्युतिक इलेक्ट्रिक कार्यों में टांका लगाने के लिए जो काम में लेते हैं वाइंडिंग वगैरह में। और फ्यूज तार प्राय 63% टिन और 37% शीशे से तैयार की जाती है दोस्तों। फ्यूज में अधिक मात्रा में अगर टिन होगा तो वो ज़्यादा जल्दी पिघलेगा। तो फ्यूज में एक मिश्रण दिया होता है 63-37 का, याद रखना। केबल का रेक्टिंग फैक्टर 40 डिग्री सेल्सियस पर इकाई होता है। क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है दोस्तों, इकाई होता है। ध्यान रखना, हर एक पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है। निम्न वोल्टेज केबल 250 वोल्ट तक होती है दोस्तों, निम्न वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज 650 वोल्ट यानी 250 से कम होती है वो निम्न वोल्टेज, और 250 से लेकर 650 तक की होती है वो मध्यम वोल्टेज होती है। और 650 से लेकर 22,000 यानी 22 केवी वोल्ट, 22 केवी की लाइन बोलते हैं ना, 22 केवी, इतनी उच्च वोल्टेज। और 22 केवी से लेकर 22 केवी से जितने के ऊपर होती है वो अति उच्च EHT लाइन होती है। तो EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन, EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन होती है दोस्तों। 200 वाट के लैंप हेतु बायोनेट होल्डर प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य जो 200 वाट का लैंप होता है इससे नीचे के लिए हमें बायोनेट का। और 200 से 300 वाट के लिए एडिशन स्क्रू टाइप, 200 से 300 वाट के लिए एडिशन स्क्रू टाइप, और 300 वाट से अधिक के लिए गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर प्रयोग किया जाता है। 200 वाट के लिए बायोनेट केप होल्डर। अगर पूछ लिया जाता है 100 वाट के लिए कौन सा होता है, तो सामान्य पेडेंट होल्डर होता है ना, पेडेंट होल्डर वो होता है 100 वाट के लिए। 200 वाट के लिए सभी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। कार्ट्रिज फ्यूज 2 एम्पियर से 60 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं कार्ट्रिज फ्यूज। और HRC फ्यूज 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं दोस्तों। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी की फुल फॉर्म होती है। भारतीय मानकों के अनुसार सिंगल फेज वोल्टेज 240 वोल्ट होती है दोस्तों, 240 वोल्ट भारतीय मानकों के अनुसार। भारतीय मानकों के अनुसार 3 फेज वोल्टेज 415 वोल्ट होती है। कई बार है वो 440 बोल दिया जाता है, लेकिन मानकों के अनुसार जो भारतीय मानक है ना वो 3 फेज की वोल्टेज कितनी मानते हैं, 415, सिंगल फेज की 240। फ्रीक्वेंसी आपको पता है दोस्तों 50 हर्ट्ज। और DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्वेश्चन में कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। वाइंडिंग में प्रयुक्त तारों का व्यास SW में मापा जाता है। ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है दोस्तों। गुण के आधार पर परिपथ कौन से 4 प्रकार के होते हैं, बंद परिपथ, खुला परिपथ, शॉर्ट और लीकेज परिपथ। और बंद और खुला का मतलब कौन सा हो गया दोस्तों, बंद परिपथ इसको बोलेंगे हम, जैसे यहाँ पर लैंप लगा हुआ है अपना, और यहाँ पर जैसे सप्लाई दे रहे हैं इसको, प्लस और माइनस जो भी है, तो पूरा परिपथ क्या है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है लैंप में से, ये तो है बंद परिपथ। खुला परिपथ यानी यहाँ से अगर परिपथ को यहाँ से मतलब इतना परिपथ ओपन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, खुला हो गया, यानी बीच में से ये ओपन हो गया तो परिपथ खुला हो गया दोस्तों। और अगर जैसे बात करें शॉर्ट परिपथ यानी दो तारें आपस में भिड़ गई, इसको क्या बोलते हैं, दो आपस में शॉर्ट हो जाना। लीकेज यानी धारा का कुछ मान, मिली मान होता है ना, मिली माइक्रो, वो इतना मान है वो धारा में अपने परिपथ के अलावा प्रवाहित हो रही है विद्युत भाग से उपकरण के, तो उसको क्या बोलते हैं, लीकेज परिपथ। ओम का नियम VI और R के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है दोस्तों, VIR ओम का नियम। ओम के नियम से V समानुपाती I होता है दोस्तों, V समानुपाती I यानी VIR, इस प्रकार तीनों में संबंध होता है। समानुपात और विलोमानुपात का सूत्र जरूर कमेंट में लगाना दोस्तों। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा दोस्तों। चालक का प्रतिरोध व्यास के विलोमानुपाती होता है, जैसे R समानुपाती L बटा में A, ये हो गया अपना फॉर्मूला। प्रतिरोध R L लंबाई के तो समानुपात में हो गया, और एरिया या कटाक क्षेत्रफल या उसको व्यास को वैसे DC से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसके क्या है, विलोमानुपाती होता है। प्रत्येक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल। और शुद्ध धातु या चालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है दोस्तों। शुद्ध धातुओं या चालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, यानी यहाँ पर आप बात करते हैं PTC और NTC की। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी जिन चालकों या धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है उनको, वो किसकी श्रेणी में आते हैं, PTC में आते हैं। और अधातुओं या अचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, NTC में आते हैं दोस्तों। अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। इन क्वेश्चनों के प्रति जो भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ बता देना दोस्तों। और यहाँ से एक नंबर वापस चालू हो गया। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी क्वेश्चन तो अलग है लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा इसमें क्रम ही अलग हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन अलग है नीचे। विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण का नियम आगे बताया गया है। इसके अनुसार
250 वर्ष पहले थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के साथ रगड़कर स्थिर विद्युत का आविष्कार किया था। जो सर्वप्रथम विद्युत पैदा हुई थी, आविष्कार हुआ था, वो कौन सी थी? स्थिर विद्युत थी। और स्थिर विद्युत का कोई वैसे मतलब नहीं था, इनको तारों में प्रवाहित नहीं करवाया जा सकता था। चल विद्युत का आविष्कार है वो किसने किया था? चल विद्युत का आविष्कार है वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था दोस्तों। एक सेल का निर्माण किया था इन्होंने और वोल्टा ने चल विद्युत का आविष्कार किया था। और सेल का आविष्कार दोस्तों वोल्टा ने किया था, यानी सेल ने इसी चल विद्युत के माध्यम से वो सेल का निर्माण किया था। फेराडे ने जनरेटर और डीसी मोटर का आविष्कार किया था दोस्तों। फेराडे ने जनरेटर और डीसी मोटर का आविष्कार किया था। ट्रांसफार्मर का किसने किया था? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम आ गया दोस्तों। ये नियम सभी, वैसे तो सभी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है वर्ताकार। वर्ताकार चिन्ह आकृति होती है वर्ताकार। धरातल होता है सफ़ेद। सफ़ेद धरातल चिन्ह होता है काला। चिन्ह काला होता है। और निषेधात्मक चिन्ह है, यानी इस पर एक लाल रंग की क्रॉस पट्टी होती है, वो निषेध करते हैं, किसी काम को ये नहीं करना है, तो इस प्रकार निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। वर्ताकार नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह, यानी वर्ताकार तो आकृति होगी, नीला धरातल हो गया, सफ़ेद चिन्ह हो गया। ये किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? वर्ताकार नीले धरातल सफ़ेद चिन्ह सकारात्मक चिन्ह है। इनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आवश्यक चिन्ह है। सकारात्मक या आवश्यक चिन्ह है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। त्रिभुजाकार पीले धरातल पर काला चिन्ह है, सचेतक वार्निंग साइन को बताता है दोस्तों। इस प्रकार त्रिभुजाकार आकृति होती है और क्रॉस पट्टी होती है, इस प्रकार इसके ऊपर त्रिभुजाकार पीले धरातल पर काला चिन्ह है, बताता है कि यहाँ पर वार्निंग का खतरा है। वर्गाकार या आयताकार आकृति हो सकती है और धरातल होगा हरा, यानी यहाँ पर दिए गए हरा धरातल, और सफ़ेद चिन्ह होगा सूचनात्मक, इन्फॉर्मेटिव चिन्ह साइन बताते हैं दोस्तों, यानी सार्वजनिक स्थलों पर जो सूचना प्रदान करने के लिए साइन लगे होते हैं। विद्युत धारा की गति होती है 3 गुणा में 10 की पावर 8 है। 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों विद्युत धारा की गति। ये क्या होती है? प्रकाश की गति होती है। कृत्रिम श्वास की 3 विधियाँ। कृत्रिम श्वास की विधियाँ बताई गई है दोस्तों। सिल्वेस्टर विधि, सेफ्री विधि, मुँह से मुँह विधि। सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को सिर के बल है वो लेटा दिया जाता है, यानी जब चोट कहाँ पर लगी हो, छाती पर सामने की ओर चोट लगी है। तो सेफ्री विधि में क्या है? व्यक्ति को जब इसमें आगे की ओर चोट लगी हो, पीठ पर चोट लगी हो, तो उसको मुंह के बल लेटा दिया जाता है। और मुँह से मुँह विधि यानी सबसे प्रभावकारी उत्तम विधि है दोस्तों। ईंधन और ताप और ऑक्सीजन, इन 3 कारकों से क्या है? आग लगती है दोस्तों। आग का एक इस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो आग किन कारकों? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इनमें से एक अगर चीज़ एब्सेंट हो जाए तो उसमें आग वो अपने आप बुझ जाती है दोस्तों। ए श्रेणी की आग ठोस पदार्थों में लगती है। ए श्रेणी की आग ठोस पदार्थों में लगती है दोस्तों। और बी श्रेणी की आग ज्वलनशील द्रव्यों में लगती है। सी श्रेणी की आग गैसों में लगती है। डी श्रेणी की आग ज्वलनशील धातु में लगती है दोस्तों। यानी ए श्रेणी की आग वो किस में लगती है दोस्तों? लकड़ी होगी, कागज से, कपड़ा, प्लास्टिक, जो भी सूखा कचरा हो गया उसमें, अखबार हो गया, उसमें लगती है ए श्रेणी की आग। और बी श्रेणी की आग लगती है दोस्तों ज्वलनशील द्रव्य हो गए, जितने भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब्सिडी, मिट्टी का तेल, जो भी होता है। तो बी श्रेणी की आग वो ज्वलनशील द्रव्यों में लगती है। सी श्रेणी की आग वो ज्वलनशील गैसों में लगती है दोस्तों। गैसें अपनी जैसे CNG, LPG, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस प्रकार वो सी श्रेणी की आग वो गैसों में लगती है। और डी श्रेणी की बात करें दोस्तों तो वैद्युतिक ज्वलनशील धातुओं में लगती है आग। ज्वलनशील जितने भी धातु, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार जो धातु होते हैं डी श्रेणी में इसमें लगती है। और ई श्रेणी की आग वो वैद्युतिक उपकरणों में लगती है दोस्तों। ई श्रेणी की आग वैद्युतिक उपकरणों में। और अफ या के श्रेणी की आग वो खाद्य तेल और वसा में लगती है दोस्तों। इसको रसोई घर की आग भी बोलती हैं दोस्तों, रसोई घर की आग। अभी PSPCL एलम में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था अफ या के श्रेणी की आग। पृथ्वी पर ठोस पदार्थ, द्रव, गैस, प्लाज्मा, जो पदार्थ होता है वो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में और प्लाज्मा, यानी इस प्रकार इतने रूपों में वो पाया जाता है दोस्तों। एक होती है 5वीं अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था आपको बताई गई है, करवाई गई क्लास में दोस्तों। पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और यह निम्न, अत्यधिक निम्न तापमान, यानी 5वीं अवस्था की यहाँ पर बात की, जो हमारी वैसे किताबों में तो नहीं है, लेकिन कई बार है वो जो अपने उच्च लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पर पूछ लिया जाता है। अत्यधिक निम्न तापमान पर बोस आइंस्टीन अवस्था होती है, इसका -273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस पर है वो इसका उत्पन्न होता है।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में इसकी खोज की थी, यह मौलिक अवस्था के अंतर्गत नहीं आती। और परमाणु की खोज है वो जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी दोस्तों। परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने 1897 में की थी। याद रखना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी और क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में की थी दोस्तों, प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है दोस्तों? परमाणु होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। परमाणु का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 0.02 माइक्रोसेकंड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर पहले तो बात करें, ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, ऋणात्मक आवेश होता है -1 10 की पावर -19 कूलाम, यानी ऊपर 10 की पावर -19 लगा हुआ है दोस्तों ये। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव आवेश, यानी धनात्मक आवेश होता है, और मान लगभग सेम ही होता है, दोनों का एक ही, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो 2n², इस नियम से वितरण होता है दोस्तों। परमाणु की संरचना में आपको बताया हुआ है। ईएमएफ का प्रतीक ई मात्रक वोल्ट, और वोल्ट का प्रतीक वी है दोस्तों। यहाँ पर ईएमएफ का प्रतीक नहीं है, ईएमएफ का प्रतीक क्या है? ई है। ईएमएफ का मात्रक वोल्ट है, वोल्ट का प्रतीक वी है दोस्तों। और विद्युत धारा का प्रतीक, विद्युत धारा का प्रतीक आई है दोस्तों, एम्पीयर। यहाँ पर विद्युत धारा का प्रतीक आई, एम्पीयर मतलब धारा का प्रतीक ए नहीं होगा। एम्पीयर का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, एम्पीयर का प्रतीक ए है दोस्तों, यानी एम्पीयर का प्रतीक की बात करें तो ए होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो लेकर। वीडियो आपको कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो ही अगली क्लास से जल्द लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।